दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय है होम्योपैथिक दवाओं में जो हम बाहरी सहायता लेते हैं वह सहायता है या बाधा। आज का मेरा विषय यही है। और क्या होम्योपैथी में बाह्य दवाओं का प्रयोग करना उचित है, करना चाहिए। हम विस्तार में इस बात पे चर्चा करें उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं। डॉक्टर श्रिया। सर, आजकल देखा जा रहा है होम्योपैथिक चिकित्सा विधा में कि जो बाह्य दवाएं दवाएं हैं उनका प्रयोग मतलब प्रचलन में है। तो क्या मतलब इस दवाइयों का प्रयोग होम्योपैथिक मतलब ट्रीटमेंट करते समय लेनी चाहिए कि या नहीं? अगर अगर लेनी चाहिए तो क्यों नहीं? और तो सर उस पे आप बताएं। डॉक्टर श्रिया, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि खास करके हम बाह्य दवाओं का प्रयोग कब और किन परिस्थितियों में करते हैं। पहला तो प्रश्न यही उठता है। खास करके हम चर्म रोगों और विशेषकर जैसे दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, कील मुहासे, वार्ड्स, इन सब प्रवृत्त रोगों में देखा जाता है कि लोग बाह्य दवाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा, इवन होम्योपैथ चिकित्सक के पास आने से पहले वो तमाम प्रकार के क्रीम, मलहम, एंटीबायोटिक्स उनका प्रयोग करके आते हैं। आजकल जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं, न्यू होम्योपैथ्स हैं, या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से प्रभावित होम्योपैथ्स हैं, उनमें भी देखा जाता है कि ये होम्योपैथ अपनी दवाओं के साथ साथ तमाम होम्योपैथिक कंपनियां भी आजकल ऑइंटमेंट्स बना रही हैं, जैसे कैलेंडुला ऑइंटमेंट है, ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट है, सल्फर ऑइंटमेंट है, तमाम इस तरह का इनका प्रयोग करती हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें, जो फार्मेसी में डॉक्टर हैनीमैन ने कभी भी होम्योपैथिक चिकित्सा में बाह्य प्रयोग को वर्जित किया है। उन्होंने कहीं भी एडवोकेसी नहीं की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इन बाह्य प्रयोगों का प्रयोग करते हैं तो समस्याएं क्या होती हैं। क्योंकि हम जल्दी लाभ लेने के क्रम में बाह्य प्रयोग तो कर लेते हैं। अब बाह्य प्रयोग में सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो होता है कि जो बाहरी उद्भेद हैं, ये उद्भेद किसी न किसी रूप में उग्र मलहम के कारण सप्रेस कर जाते हैं। और जब सप्रेशन करते हैं तो वहां पे स्किन का मेटास्टेसिस होता है, और वो मेटास्टेसिस अगर लंग्स की ओर होता है तो वहां पे अस्थमा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस प्रभृत बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती हैं। अगर वही किडनी की ओर जाता है तो रीनल स्टोन से लेकर रीनल फेल्योर तक के कॉज क्रिएट करता है। अगर वही सप्रेशन हार्ट की तरफ जाता है तो हार्ट वॉल्व्स को सिकोड़ने लगता है, और तमाम ऐसी हार्ट की जो दीवारें हैं वो ठीक होने लगती हैं, वॉल्व्स खराब होने लगते हैं, और तमाम प्रकार के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाते हैं। मस्तिष्क की तरफ अगर वही सप्रेस करती हैं तो आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, गुस्सैल, चिड़चिड़ा, क्रोधी स्वभाव का, यहां तक कि जेलसनेस और अन्य प्रकार के मानसिक विकृतियां आने लगती हैं, अनिद्रा की स्थिति डेवलप हो जाती है। अच्छा,
सर विशेषकर जैसे चर्म रोग हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, मस्से हुए, तो इसमें बाहरी दवाओं का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है। तो सर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ तक सही है? हम इंट्रो में ही विस्तार से बता रहे हैं कि ये कहीं से भी ये बाह्य प्रयोग वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है। क्योंकि अगर आप हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर देखेंगे तो कहता है कि द रिमूवल ऑफ द डिजीज फ्रॉम मोस्ट वाइटल ऑर्गन टू लेस वाइटल ऑर्गन। यहाँ क्या हो रहा है कि स्किन जो लेस वाइटल है वो जो मोर वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट, लाइक लंग्स, लाइक किडनी, लाइक ब्रेन, उनको वो प्रभावित यानी रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ ले रहा है। तो अगर हेरिंग्स लॉ ऑफ प्योर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये बात विपरीत हो गई। एक कहावत है कि खुजली खुदा की मेहरबानी है, यानी जब तक खुजली है तब तक खुदा मेहरबान है। इसका वास्तविक शब्दार्थ भावार्थ क्या है? तो वास्तविक भावार्थ ये है कि जब तक आपके पास खुजली है आपका जीवन सुरक्षित है। जो ही आप इस मलहम से या पेंसिलिन के इंजेक्शन से, इवन ज्वाइंट्स पेन में भी जब हम बाहरी मलहम का प्रयोग करते हैं और स्टेरॉयड प्रभृत पेंसिलिन प्रभृत इंजेक्शंस को लेते हैं तो उसके कारण से रिमेटिक हार्ट डिजीज, जो सबसे जाना माना और पहचाना नाम है, वो हो जाता है। अगर वही चीजें किडनी या अन्य ऑर्गन्स में जब ट्रांसमिट करती हैं तो वो अपना कुप्रभाव छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भी बाह्य प्रयोग, चाहे वो चर्म रोग में हो, चाहे वो जोड़ों के रोग में हो या अन्य, अब जैसे एक और बात हम बताते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होते हैं, जब हम प्राकृतिक उपचार कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी कई बार क्या होता है कि दवा देने के बाद पेशेंट्स को बुखार आ जाता है। दवा देने के बाद चर्म रोग जो सप्रेस किए हुए हैं, कहते हैं कि द ओल्ड सप्रेस सिम्टम मस्ट रिटर्न, देयर इज होप, इट इज रोड टू क्योर। अगर पुरानी दबी बीमारी है और वो उभरती है तो यही आशा हम करते हैं कि हम सही पाथ पे हैं और यही रास्ता है आरोग्य पथ का। तो वैसे में आप एक तरफ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे करके और रोग को बाहर कर रहे हैं, ऊपर से मलहम लगा के उसको फिर से अंदर करेंगे तो वो एक बैटलफील्ड बनाएगा और पता ये चलेगा कि उस पेशेंट की वाइटिलिटी कहीं ना कहीं कमजोर होती जाएगी और वो पेशेंट के जीवन के लिए खतरा बन जाएगी। तो ये सारी चीजें किसी न किसी रूप में ये हैं। अब हमें बात इस पे निर्भर करता है कि हम किस रोगी का इलाज कर रहे हैं, किस तरह के पेशेंट देख रहे हैं, हम किस तरह का चिकित्सा वृत्त अपना रहे हैं। साथ में और भी तमाम इस तरह की चीजें हैं। भोजन में भी ऐसे भोजन जिसमें, अब जैसे गरम मसाले, अदरक, काली मिर्च, इलायची, लवंग, इस तरह की चीजें हैं, जायफल, जो स्वयं में औषधीय गुण को धारण किए हुए हैं, और अगर इनकी मात्रा बहुतायत मात्रा में सेवन कर लिया जाता है तो वो भी लाभ की जगह हानि करने लगती हैं। तो चिकित्सा के दौरान इन बातों का भी चिकित्सक को ध्यान रखना होता है और रोगी को भी ध्यान रखना होता है कि हमें भोजन में भी हम ऐसी तत्वों का समावेश, ऐसे भोज्य सामग्री का समावेश न करें जो कहीं न कहीं हमारी चिकित्सा को प्रभावित करें। धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको सहायक होगी आपके लिए। सर ने बहुत ही विस्तार में बताया कि बाहरी दवाई का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।